श्रोताओं नमस्कार। आज के अतिथि कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कभी हिंदी के विद्वानों से, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया उनसे, या अलग अलग क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ लोग होते हैं वो हमारे स्टूडियो में आते हैं, उनसे आपकी बातचीत होती है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभदा पांडे जी, जो साहित्यकार हैं, आचार्य रही हैं और लगातार उनकी लेखनी सक्रिय है और साहित्य की विभिन्न विधाओं में उनकी लेखनी ने अधिकारपूर्वक कार्य किया है। और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर शुभदा पांडे जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार श्री कृष्ण जी, और श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। बहुत मैडम, आज आकाशवाणी श्रोताओं से आप रूबरू हैं। जी हाँ। तो आपके कई रूप हमारे सामने आते हैं। एक आचार्य के रूप में हिंदी का आप आचार्य रही हैं और आपने अनेक प्रांतों में आपने कार्य किया है। और दूसरी चीज क्या है, आपकी लेखनी निरंतर चल रही है, बखूबी चल रही है, तेजी से चल रही है जी। आपने कविताएं, कहानियां, उपन्यास, संपादन भी किया है तमाम, और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपकी सक्रिय भागीदारी रही है। तो हम शुरुआत करते हैं, जब हम कोई रचनाकार होता है उसके मन में तमाम भाव होते हैं, और जब भाव उमड़ना शुरू होते हैं, अपनी सीमाओं को पार करते हैं, तो किसी न किसी रूप में कलमबद्ध होकर वो कहानी, कविता या कुछ भी रूप ले लेते हैं, और बहुत हृदय के निकट होती है कविता। बिल्कुल। तो कविताएं आपके कितनी निकट रही हैं, आप कविताओं के पास कितनी रही हैं, और किस तरह की कविताओं का प्रस्फुटन हुआ है आपकी लेखनी से, वहां से हम चाहेंगे आप कुछ बताएं। बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। मैं आपके सवाल से ही कुछ उत्तर ढूंढने का प्रयास करती हूँ कि कविताओं के कितने निकट रही हैं आप। तो मैं अगर ये कहूँ कि कविताओं को ही मैंने बुना है, ओढ़ा है, पहना है, बिछाया है, तो ये भी एक सच है जी। मेरे जीवन के हर पहलू में मेरी कविताएं मेरे साथ रहती हैं। वाह। जब कभी साहस की कमी होती है तो साहस बढ़ती हैं, जब कभी एकांत मन होता है तो किसी अंतरंग संगीत से लाभान्वित कराती हैं, किसी चिंतन की तरफ खींच ले जाती हैं, कभी आत्मीय जनों की सुध में कोई बहुत मधुर गीत दे जाती हैं। तो मैं कैसे कहूँ कि कविताएं मुझे पल भर भी कभी छोड़ पाती हैं। जी, यानी आपका सानिध्य कविताओं के साथ अनवरत है। और तो जब आप कविताएं लिखती हैं तो किस तरह के भाव आपकी लेखनी से निकलते हैं, या किस तरह के भावों को आप अपने निकट पाती हैं? जी हाँ, मेरे संवेदना के दो बिंदु बड़े व्यापक हैं और ज्यादा मुझे छूते हैं जी। उसमें से एक है प्रकृति जी। प्रकृति में तो मुझे लगता है कि यदि सम्यक रूप से डूब जाए तो इतनी गहन कविताएं और अनादि स्वर, अनादि कविताएं, अनादि अक्षर का दर्शन होता है, जिसकी संकल्पना भी हम सामान्य रूप में नहीं कर पाते। और दूसरा बिंदु जो मुझे बहुत छूता है वह है मानवीय संवेदना। जहाँ कहीं कोई मानवीय संवेदना पीड़ित होती है, कहीं कोई मानवता को ठेस लगती है, तो जरूर इस मन को आहत होते हुए मैंने पाया है। और मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं उस चीज को अगर पूरी तरह से उसके पास जाके दूर नहीं कर पा सकती, उसको वैचारिक रूप से अपने सामने बैठा करके सुझाव नहीं दे पाती, तो एक कविता तो लिख ही सकती हूँ, जिससे कि आने वाले समय में उन विषादों से अन्य लोग उबर सकें। संवेदनाओं को मैं छूने का प्रयास करती हूँ। जी। तो अब इस समय आपने इतना अपने बारे में बताया तो एक लोभ पैदा हो रहा है और लोग आप समझ गई हैं कि आपने प्रकृति कितने चित्रण किए हैं, मानवीय संवेदनाओं को स्पर्श किया है। तो कुछ कविता के माध्यम से हमारे श्रोताओं को भी आप अगर सुनाना चाहें तो। कविताओं के माध्यम से देखिए, 4 पंक्तियां मैं नारी के लिए सुनाती हूँ। जी, स्वागत। कि क्यों चाहिए तुम्हें, क्यों चाहिए तुम्हें एक बैसाखी। वाह। क्यों चाहिए तुम्हें एक बैसाखी, ये बताने के लिए कि तुम्हारे पास 2 पांव भी हैं। वाह वाह। कि तुम्हारे पास 2 पांव भी हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी कितने ताकत पैदा कर रही हैं, एक संदेश दे रही हैं कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और पैरों की मजबूती का एहसास भी होना चाहिए। जी। ये तो रही मानव एहसासों की बात। अच्छा डॉक्टर शुभदा पांडे जी। जी हाँ सर। जब हम भाव में डूबते हैं तो जब भाव निकलते हैं वो किस रूप में आएंगे हमें पता नहीं होता। तो जो आपका एक रचना धर्मिता का एक भाग है, एक हिस्सा है, वो कैसे तय करता है कि इसको हम कविता के रूप में कहें या कहानी के रूप में कहें? अगर कथानक बड़ा है तो उपन्यास भी उसका रूप ले सकता है। तो आप ये कैसे निर्धारित करती हैं? जो बिंदु हृदय को छूते हैं वो स्वयं अपना आकार लेके ही आते हैं। जी। उनको ये मालूम रहता है कि हमें किस सीप का मोती बनना है।
वाह। तो उस सीप के आकार का मोती बन करके वो स्वयं आते हैं और उसी में से कई बार वो सीप जो है गीत की लहरियां बन करके उभर आता है। तो ये सारी चीजें हमें क्रियाकलाप करते हुए ही प्राप्त होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम अब बैठ गए कि हम आधे घंटे में एक कविता सोच के लिख देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। हम कोई भी काम अलमारी साफ कर रहे होते हैं और उसी में कोई एक बिंदु, कोई एक कागज, कोई एक चिंतन आया और हम वो काम छोड़ करके कविता लिखने बैठ जाते हैं। तो जैसे मछलियों पर मैंने अभी बहुत हाल में एक कविता लिखी है, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं है, उसकी कुछ पंक्तियां। हाँ, ये मछलियां कहती हैं, मतलब कविता यूं इस तरह से आरंभ हुआ है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये बात बच्चों को क्यों सिखाई जाती है? ये पीड़ा तो मछली की है। मछली को आज एक दर्द है कि वो कहीं जल की रानी नहीं रही। उसके जल में इतना प्रदूषण है, उसको जीने के लिए 4 सांसें नहीं है, उसके पानी में जहर भरा हुआ इतना कि वो पिए तो मरे, नहीं पिए तो मरे, पानी के साथ मरे, पानी के बाहर मरे, पानी के बाद मरे, पानी के आगे मरे। उसका जीवन ही एक प्रश्न बन चुका है। तो ऐसी रानी तो मछली रानी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। आपने अब ये बात मुझे बस ऐसे ही किसी तालाब से गुजरते हुए दिखा कि आधा से अधिक तालाब ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत बड़े किसी की संपत्ति को हड़प लिया हो। पूरा तालाब प्लास्टिक के कचरों से, नगर के कचरों से भरा था। थोड़ा सा जल था दूषित, उसमें कुछ मछलियां उदबुदा रही थी। हम तो ये कहेंगे कि जिसको कि हम कटु भाषा में कहें तो जैसे हम लोग चावल पकाते हैं, फफा रही थी, तड़प रही थी। उसको फफाना शब्द मैंने दिया तो मुझे ये दर्द हुआ। मुझे लगा उफ, इनका तालाब मैंने छीन लिया। वाह, वास्तव में ये दर्द है मछलियों का। इसकी कविता याद है आपको कुछ? हाँ। तो कविता का शीर्षक है मछली का बयान। जी। कौन कहता है मैं जल की रानी हूँ? कौन कहता है मैं जल की रानी हूँ? ये सच केवल बच्चे ही पचा पाते हैं, क्योंकि उन्हें सच का पता नहीं। हाँ, मैं रानी हुआ करती थी। विशाल जल में आकाश तैरते थे और जल की पेंदी में शैवाल और कमल की जड़ें खुली आंखों से देखी जा सकती। शैवाल और कमल की जड़ें खुली आंखों से देखी जा सकती थी। तब मैं जल की रानी हुआ करती थी। समूचा जल कुटुंब मेरी खिदमत में रहता। विजय जाते राजा, बारात जाते दूल्हा, सबके लिए शुभ थी। वाह। ज्यों ज्यों मुझ पर अमंगल छाया पड़ी, मैं दासी भी नहीं रह गई। ओहो। अब तो गदले अल्प जल में, अब तो गदले अल्प जल में छपर छपर करने को भी नहीं मिलता। कांधों में लिपटी मेरी पाखें अपने ही जीवन में संघर्षरत हैं। प्रदूषण से जूझते हुए विषैले जल की त्रासदी छिपी नहीं। पिछले साल मूर्तियों के रसायन से हमारी जनसंख्या विलुप्त होने पर थी। कीटनाशकों से हमें ही मरना पड़ता है। अगर इन सब से बच भी जाए तो आदमी बचने कहाँ देता है? वाह वाह। अगर इन सब से बच भी जाए तो आदमी बचने कहाँ देता है? सुबह सुबह मछुआरों की टोली जाल लिए डेरा डाल देती है। हम थोक के भाव मंडी चले जाते हैं। अब हम बिक रहे होते हैं जैसे बिकता है गेहूं, आलू, दाल, धान, सब्जी, शरीर और ईमान। वाह 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 वाह। कहाँ कहाँ तक मार हुई है इस कविता की, देखिएगा। और अंतिम पंक्तियां, हर पल अपने अस्तित्व के लिए आंसू बहाते, डरते, छिपते छिपाते, गिड़गिड़ाते, आखिर खोज ही लेते हैं बिकाऊ हाथ। आखिर खोज ही लेते हैं बिकाऊ हाथ। जल ही मेरा काल बन गया, जल ही मेरा काल बन गया। और तुम सबको झूठ सिखाते हो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। वाह, क्या दर्द है, वेदना है। धन्यवाद। और ये जो आधुनिक हमारी जीवन शैली है, उसकी जो तमाम अनिवार्य बुराइयां हैं, वो भी इसमें कहीं न कहीं उन पर भी निशाना साधा गया है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत जी, बहुत सुंदर आपके भाव। अच्छा शुभदा जी, जब हम कविताओं की बात करते हैं तो जैसे आजकल गीत मंचों पर खूब सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मंचों पर तो बड़े बड़े कवि हमारे, चाहे माधवी वर्मा,
पंत जी और जितने बड़े कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर, बच्चन जी, सभी लोग मंचों पर आए हैं सभी। और अलग अलग रसों की उन्होंने जो अपनी छाप छोड़ी है, वो अमिट छाप है। कवियों का एक वर्ग ये मानता है कि मंचीय कविता और एक गंभीर कविता, जैसे हम इधर की बात करें, अभी नीरज जी कुछ समय पहले हमारे बीच थे, उनकी कविताएं फिल्मों में भी उनके गीत रहे जी, मंचों पर खूब सुने गए, खूब सराहे गए, और उनकी कविताओं में दर्शन भी हमें मिलता है। आप क्या मानती हैं, क्या जो ऐसे गीतकार जो मंचों पर भी हिट हुए हैं जी, क्या उनको एक गंभीर कवि नहीं माना जाना चाहिए? ऐसा है कि समय के साथ कविताओं की प्रस्तुतिकरण की विधियां भी बदली हैं और मंचन की स्तर भी और विधियां भी बदली हैं। आप अभी केवल मंचों तक ही बात कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा और विस्तार देती हूँ। आज देखिए, कोई भी युवा जो 5 कविता लिख लेता है, उसका एक यूट्यूब चैनल खुल जाता है। बिल्कुल, वो उसका अपना एक स्वतंत्र मंच बन जाता है और उस मंच पर उसके बहुत जल्दी 1000, फिर 5000, फिर लाखों के श्रोता दर्शक जो भी हैं बन जाते हैं। तो कविताएं व्यक्ति के लिए सदा से उसकी आवश्यकता रही है। बिल्कुल, क्योंकि भावनाओं के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो अब रही बात कि मंचीय कवि और चिंतनीय कवि, ये बात सच है कि मंच से हम कोई बहुत चिंतनशील रचना नहीं सुना सकते, लेकिन जो सुनाते हैं उसमें चिंतन नहीं है, हम ये भी नहीं मान सकते। उसमें गंभीर चिंतन भी है। हाँ, ये तो मैं कहना चाह रही हूँ। जी हाँ। लेकिन वह चिंतन एक सरल भाषा में एक गेय के रूप में थोड़े हाव भाव के साथ प्रस्तुत करते थे पहले के कवि जो हमारे थे। सोम ठाकुर जी की भी मैंने रचना सुनी है, और वीर रस के जो धुरंधर कवि हैं राणा प्रताप पर, जिन्होंने महाकाव्य लिखा, पंडित श्याम नारायण पांडे, उनको मंच से जब सुनिए, हाथ में तलवार लेके जब वो रचना पढ़ते थे, तो क्या दृश्य हुआ करता था। तो हम लोग के जमाने कविताओं से जुड़ने के वे ही थे। हम लोग उसको ही आज के डिजिटल इंडिया जीवन में वो सुख नहीं है जो हम लोग वो सुख लूट चुके हैं जी। ये धान और गेहूं के पुआल बिछा करके, और उस पर जाड़े की शरद ऋतु की रातों में, और गांव से लोग चलते थे, टायर हुआ करता था जिसको बैलगाड़ी भी आप कह सकते हैं, और कहाँ जा रहे हैं, कवि सम्मेलन सुनने आए हुए हैं, आगरा के कवि आए हैं, बनारस के आए हैं, और रात भर कवि सम्मेलन चलता था, भोर में समाप्त होता था। जी हाँ, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि भोर में और अच्छा लगता था। जितने वरिष्ठ कवि उनका नंबर बाद में ही आता था। तो वो एक दौर था। हाँ, अब कैसे कह दें कि श्याम नारायण पांडे जी या अन्य जो कवि थे, उन लोगों के कवियों में कोई दर्शन नहीं था, लेकिन हमने इनको भी सुना है। भोजपुरी के बहुत ही मिश्र जी जो थे बनारस वाले, उनकी भी द्रौपदी महाकाव्य पर और उनका भी वीर रस पर भी उनकी अद्भुत रचना, अद्भुत रचना, रात भर लोग सुना करते थे। उनकी एक पंक्ति थी कि गांव में जो था कुंवर सिंह पर उनका जो महाकाव्य है, उसका एक चित्रण देखिए कि जब वो कवि कहते थे कि छुरी कटारी बिकै सगरों, छुरीहारी ने गाँव में आवत ना। वाह वाह, क्या बात। इस एक बिंब पर उन्होंने पूरे के पूरे उस काल को लाके रख दिया जी। यह दृश्य था, चुड़ियारन की आवश्यकता नहीं। अब आप समझ सकते हैं। तो कविता होती है। अब कवि थोड़ा सा गंभीर, अब गंभीर कविता वो कविता है जिसको कि सोचने के लिए, जिसको समझने के लिए बहुत अधिक एकांत और व्यक्तिगत शांति की जरूरत, और गंभीर चिंतन की, वो मंच से नहीं हो सकता। और मंच पर जो होता है वह एकांत गंभीर चिंतन में भी नहीं हो सकता, और दोनों की आवश्यकता है। बिल्कुल। अब मंच से अगर रचनाएं नहीं पढ़ी जाती तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश को स्वतंत्रता आंदोलन में जो ये एक हवा चली, एक आग लगी, वो बिना कविताओं के, बिना गीतों की हुई। उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर वो एकांत चिंतन में सब कवि पड़े रहते, कमरे में ही सोचते रहते, तो कैसे होता। कहीं कहीं सामूहिक गेयता की आवश्यकता होती है और कहीं कहीं एकांत चिंतन की भी आवश्यकता होती है। अब कौन बड़ा कौन छोटा, किसको माने किसको नहीं माने, यह तो बहुत कुछ व्यक्तिगत भी निर्भर करता है। नीरज जी निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे गीतकार थे। उनको गीतकार के रूप में पाकर कितने लाख गीतकार पैदा हो गए। जी हाँ, ये उनकी बहुत बड़ी बात रही है। बड़ी बात थी। उनकी अपनी एक शैली थी जी। बच्चन जी को लेकर के कितने गीतकार पैदा हुए। जब हम बहुत छोटे थे और बच्चन जी गोरखपुर आए हुए थे, तो हमारे पिता मुझे और मेरे भाई को लेकर बच्चन जी को सुनाने ले गए थे, और जब उन्होंने सुनाया कि जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछरी,
तो हम लोग जो थे उस बाल्यकाल में ही भरपूर आनंद लिए और लोगों ने पंक्तियां बढ़ने नहीं दी, पढ़ने तो दी लेकिन बढ़ने नहीं दी, दो दो लाइन पर उनको रोकते रहे। तो ये पढ़ने और बढ़ने का ये जो द्वंद्व था, यही उस मंच बहुत की। सुंदर। हाँ। कविता तो कविता होती है, उसके भाव अपना असर दिखाते हैं जी। कविताओं पर आपसे बात हुई, आपने कहानियां भी लिखी हैं जी। तो जो आपने कहानियां लिखी हैं उनका क्या रहा, उसमें क्या प्रकटीकरण का आपने प्रयास किया है? जी हाँ, मेरी जो पहली कहानी जो सारिका में प्रकाशित हुई जी। उसका नाम ही था व्यक्तित्व, और उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है, केवल दो पात्रों में कथोपकथन की वो कहानी थी, बातचीत के अंदर, बातचीत के अंतर्गत वो पूरी कहानी थी, जिसमें अंत में हमने ये बताने की कोशिश की है कि जब हम किसी के व्यक्तित्व को अपनाते हैं तो हमें उसके अच्छाइयों के साथ उसकी जो कुछ छोटी मोटी उसकी जो भूलें हैं या उसकी जो, जैसे मान लीजिए हम गुलाब को अपनाते हैं तो भाई कांटे आएंगे, कमल को अपनाएंगे तो कीचड़ और तालाब इसकी बात उठेगी ही। तो कहीं न कहीं हमें एक समझौतावादी दृष्टिकोण रख करके और उस व्यक्तित्व से एक समझौतावादी जीवन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। छोटी कहानी थी लेकिन बहुत लोकप्रिय हुई, और उसके लिए मुझे उस जमाने में तो ये मेल और ये इतने सारे माध्यम नहीं थे, लिफाफे में लिखकर जाती थी। खूब मुझे दुबई तक से चिट्ठी आई थी, मुझे ईरान तक से चिट्ठी आई थी, और देखिए न तो वो पत्रिकाएं रही न वैसे पाठक रहे, क्योंकि सारिका का नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम था। और उस समय जिस समय मेरी ये रचना छपी थी, मुझे याद आ रहा है उस समय उसके संपादक अवध नारायण मुदगल जी थे। जी। तो ये वो दौर ही कुछ और था। अब तो पाठक सुन लेते हैं और कुछ लिखने का तो छोड़ ही दीजिए, वो सुन के जैसे अनसुनी कर देते हैं जी। तो और दूसरी जो कहानियां थी कुछ नारी संवेदना पर भी थी, जैसे धातु की अहिल्या मेरी जो कहानी थी वो नारी की उस संवेदना को लेकर बनी थी, जिसमें कि नारी अपने आप को कभी उपेक्षित न समझे, उसके जीने के और भी मार्ग बन सकते हैं, निकल सकते हैं। इसी तरह ने कहानियां बच्चों के ऊपर भी, बाल कहानियां भी मेरी बहुत सी हैं। अभी हाल में मेरी एक कहानी बहुत चर्चा में आई, जोड़ा गाछ के सहचर, ये बाल कहानी थी मेरी, जिसमें कि बहुत बड़े तूफान में एक पेड़ जो कि दो पेड़ों को लेकर के ही बढ़ा था, इसीलिए उस पेड़ का नाम था जोड़ा गाछ। जोड़ा यानी जोड़े से निकले हुए पेड़। तो वो जोड़ा गाछ उस तूफान में गिरा और उसके साथ वो मंदिर के हनुमान जी भी गिरे और पूरा के पूरा गांव तहस नहस हुआ। तो कहीं न कहीं इसमें प्रकृति को भी मैंने उसके विकृत रूप को भी दिखाया है, लेकिन फिर लोग किस तरह से संयत हुए ये भी मैंने बताया। बच्चों की उसमें किस तरह से भूमिका रही, कैसे उन्होंने फिर एक छोटा सा पौधा वहां उसी जगह पर लगा दिया, ये कहानी। और इसके अलावा और भी इंदु परी का पत्र भी एक कहानी है बच्चों की। तो बच्चों की, बड़ों की, सब तरह की कहानियों में मैंने कुछ न कुछ मानवीय बिंदु तलाशने की कोशिश की है। मैडम, जब हम लोग कहानी की बात करते हैं तो प्रेमचंद एक बड़े कहानीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं, उनका प्रभाव बहुत दूर तक रहता है। और इधर जो कुछ कहानियां लिखी जा रही हैं उनमें चूंकि आजकल देश काल परिस्थिति सब कुछ बदल चुका है, तो कहानियों का कथ भी बदल रहा है। उनका शिल्प में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, और इधर भी कुछ बड़ी लंबी कहानियां भी लिखी जा रही हैं जो पत्रिकाओं में क्रमशः छपती हैं, कई अंकों में छपती हैं। लगता है जैसे हम लघु उपन्यास पढ़ रहे हैं। तो इस पर आप क्या सोचती हैं? इस पर तो सबसे पहले यह भी एक विडंबना है कि पाठक अब तो पहले पढ़ना ही नहीं चाहते। पत्रिकाओं में भी आप स्वयं जानते हैं कि बहुत सी पत्रिकाएं अब आती ही नहीं है, रही नहीं, बहुत थोड़ी सी बची हैं, बहुत थोड़ी सी बची हैं। उसके भी अलग अलग परेशानियां हैं, ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। प्लेटफार्मों पर पत्रिकाओं के बुक स्टॉल की जो एक कल्पना थी, जो हम लोग खड़े होते थे, खरीदते थे, ट्रेन में पढ़ते थे, वो भी अब स्वप्न के दिन हो गए। तो ये पाठकों की कमी। दूसरा कि आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कहानियों को पढ़ने के लिए समय, तो अब लोगों के पास समय अभाव होने के कारण लोग पढ़ने से और पढ़ने के और भी माध्यम आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि पत्र पत्रिकाओं की दुनिया सिमट गई, लेकिन कहानियों और कहानी के लेखकों और पाठकों की एक अलग दुनिया उपस्थित हुई, जो पुस्तकाकार या पत्रिकाकार न हो करके एक मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आने लगी। अब तो कहानी सुनी भी जाती। हाँ, अब कहानी सुनी जाती है, केवल पढ़ी नहीं जाती। लेकिन पहले भी हम लोग सुनते थे, हम छोटे थे तो पहले आकाशवाणी ही हुआ करती थी। तो हमारे जो नजदीक के दो आकाशवाणी थे, एक पटना आकाशवाणी और एक गोरखपुर आकाशवाणी। तो हम दोनों की कहानियां सुनते थे और बहुत आनंद लगता था कि सुन करके कल्पनाओं के लोक में हम जिस निरहू, जिस ईदगाह कहानी के दादी
जिस उस बच्चे की कल्पना करते थे, वो हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग पात्र होता था। आज तो हम जो पिक्चर देख रहे हैं वो एक तरह से हर एक का वही एक पात्र है, लेकिन जो हम 10 लोग देख रहे हैं, 10 कल्पना करते थे अपने अपने ढंग से, उनकी कल्पना में अलग पात्र जीवंत होते थे। उनका कोई अब जैसा भी हो, पूछते तो लोग बताते थे कि हमारा तो ऐसा था, हमारा तो ऐसा। तो एक बहुउद्देशीय और बहुरूपीय जो साहित्य का संसार था वो सिमट गया। और अब कुछ छोटे छोटे जो क्लिपिंग आ गई, रील्स आ गए, इन्होंने भी गीतों की बड़ी हत्या की है, कहूँ तो बुरा मत मानिएगा। इतने छोटे आकार में इतने लचीले और इतने चटकीले, इतने शोरदार गीत तो वो होते हैं जो अंतर्मन को जो आप सुन के भी नहीं सुन रहे हो। जी। आपका हृदय सुन रहा हो, आपका कान कम सुने, आपका हृदय अधिक सुने। साहित्य का उद्देश्य भी होता है कि आपके मन को सुकून पहुंचाए और आपको शांति और कहीं आध्यात्मिक ओर भी उसका कहीं न कहीं, बिल्कुल हम जब ध्यान लगाते हैं, समाधि की ओर बढ़ते हैं, वही तो हर एक का कहीं न कहीं मंतव्य भी होता है। अच्छा, एक चीज और देखिए कि पहले कहानियों में एक आदर्श स्थापना की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। आजकल क्या हुआ, सत्य क्या है और सत्य के पीछे का, पर्दे के पीछे का सत्य क्या है, उसको उजागर करने की प्रवृत्ति है। साहित्यकार का काम है कि सच का साथ देना, समाज को आईना दिखाना, आईने में उसकी तस्वीर दिखाना। तो ये जो एक खुरदरापन आया है विषयों में, उनकी ट्रीटमेंट में, शिल्प में भी, कविताओं में भी, ऐसे बहुत सारे शब्द पहले दिखते नहीं थे। आजकल वो धड़ल्ले से उनका प्रयोग भी होता है। बिल्कुल। तो इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? ये है कि विश्व सिमट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन जगहों पर हमें जाने में हफ्तों लगते थे, आज हम वो 8 घंटे के समय में हम उस दूरी को तय कर ले रहे हैं। तो विश्व के सिमटने से विश्व की संस्कृति सिमट रही है, भाषाएं सिमट रही हैं। एक जगह का दार्शनिक तत्व, एक जगह का जो दार्शनिक है, उसके विचार, उसकी सोच, एक जगह की अर्थव्यवस्था की सोच और एक जगह के मानवीय मूल्यों की सोच, एक जगह की क्रांति का सोच, इन सारी चीजों का दूसरी जगहों पर प्रभाव पड़ रहा है। हम केवल अपनी सोच से नहीं प्रभावित हो रहे हैं, हम अपनी सोच में किसी में हैं। हमारी हर व्यक्ति की एक मौलिक सोच भी होती है, उसमें वो रहता है, लेकिन उसमें रह नहीं पाता है। तत्काल कोई ऐसी वैश्विक घटना, ऐसी वैश्विक सोच, ऐसा कोई हमने ऑन किया किसी चैनल को या किसी भी समाचार को, तो उसमें कोई ऐसी चीज आ गई कि हम तुरंत उस तरफ भी सोचने को बाध्य हो जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से इन चीजों ने बहुत व्यापकता दी और भाषा को लेकर के, सोच को लेकर के, जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे, वैसी भी चीजें, सत्य के पीछे का सत्य, ये आपने जो कहा ये भी ठीक है। लेकिन हमारे जो भारतीय दर्शन में साहित्य का जो एक अवमूल्यन किया गया, उसको ये माना गया कि ये सत्यम, शिवम और सुंदरम का स्वरूप होना चाहिए, ना कि केवल सत्य हो, ना कि केवल सुंदरम हो, उसमें शिव होना बहुत जरूरी। और शिव होने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें हम कुछ मूल्य छोड़ जाएं। सीधे सीधे उपदेश ना दें, उपदेश देना तो ऋषि मुनियों का काम था। कथाकार क्या करता, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जो सोचा है कि कथाकार जो है वो सारी चीजों को खोल खोल के दिखा देता है, और ऋषि मुनि क्या करते हैं, वो उस कहानी के सूत्र को लेकर के कैप्सूल, जो गोली खाने वाली कैप्सूल होती, उस कैप्सूल के रूप में सूत्र सत्यम बद्ध हो गया, उसने एक सूत्र दे दिया। अब सत्य बोलने के लिए कहानीकार एक कहानी रचेगा कि एक बच्चा झूठ बोलता था, उसके साथ ऐसा हुआ, एक बच्चा सत्य बोलता था, उस सत्य वाले बच्चे ने आगे चल करके जब खूब प्रगति की, तो दोनों का आपसी जब मेल मिला हुआ, तो इस बच्चे ने स्वीकार किया कि मैं कहीं न कहीं भटका था और मैं भी इसकी तरह अगर किया होता तो शायद मैं भी किसी लक्ष्य तक पहुंचता। तो हमारे भारतीय दर्शन में केवल हम ये नहीं बताते हैं कि ये है, कहीं न कहीं हम उसमें सार्थकता भी खोजते हैं, कहीं न कहीं हम उसमें पारदर्शिता के साथ, हम कहीं न कहीं उसमें एक सभ्यता भी खोजते हैं। जी। अच्छा, कहानीकार जीवन के किसी भी घटना को, बिंदु को, मानवीय द्वंद्व को लेकर कोई ना कोई कहानी रचता है, उसमें उसका अपना अनुभव, खरा अनुभव और कुछ कल्पना, इनको मिलाकर वो कोई कहानी या कोई भी रूप देता है। तो आपकी कहानियों में आपके जीवन की सच्चाई कितनी है और कल्पना कितनी है? बहुत सही पूछा आपने। बिना सच्चाई के तो कोई बात बनती नहीं है, कोरी कल्पना में तो कोई कहानी उतर नहीं सकती। लेकिन पूरी तरह से सच्चाई भी अगर हम
उतार देते हैं तो वो भी कहानी नहीं बन पाती है, वो भी एक अलग विधा बन जाती है। सच्ची घटना कह सकते हैं आप, लेखन के दृष्टि से उसको रिपोर्टाज, इन तमाम चीजों में उसको डाला जा सकता है। कहानी में थोड़ी लोच लचक तो होती है, लेकिन ऐसी भी नहीं हो कि वो कहानी को ही घोट ले। जी हाँ। ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। वो कहानी में रस पैदा करे, उद्रेक पैदा करे, करुणा पैदा करे और भाव के साथ उसके शब्दों का भी लचीलापन, गहरीलापन समय समय पर प्रवाहित हो, लेकिन कहानी मूल रूप में कहीं भी उसकी आकृति बिगड़े नहीं। जैसे कि एक छवि, हमने किसी मूर्तिकार ने एक मूर्ति गढ़ी, वो मूर्ति वो कहानी हो गई। अब उसको मूर्ति को सजाने के लिए कान में पहनाइए, गले में पहनाइए, वस्त्रों से अलंकृत कीजिए, लेकिन उस मूल मूर्ति को खंडित तो हम नहीं कर सकते कि नाक काट लें, पैर तोड़ दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। मूर्ति रहे, सजाने के लिए हम चाहे जितना सजा लें। यानी कल्पना आपकी सच्चाई को पुष्ट करे, ना कि वो हवा में उड़े, उसको विध्वंस करे। हाँ, बिल्कुल 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 जी। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया, आजकल कई कहानियां देखने को मिली कि जो कल्पना ने उनकी जो हकीकत थी उसका कहीं कुछ ऐसा क्या रूप विकृत हो गया। तो इतना अतिक्रमण भी नहीं होना चाहिए कल्पना का कि सच्चाई पर अगर हम कुछ लिख रहे हैं, वो जो हमारा जीवन है, मानव जीवन है, उसको कहीं ना कहीं पुष्ट करने वाली कहानी हो। अच्छा, आपने उपन्यास भी लिखा है। जी हाँ। तो उपन्यास का कलेवर तो बहुत विस्तृत होता है, तो आपने किस ढंग से उसको बुना, ताना बाना बुना और कैसे आगे बढ़ाया, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे उपन्यास का नाम ही है सरकंडे के फूल। वाह, क्या बात। और सरकंडे के फूल की विशेषता होती है कि वो बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े लुभावने होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। उनको नदियों के किनारे उगने से लेकर और रेल के पटरियों के पास उगने में कोई गुरेज नहीं होता है। यानी उनकी सहजता मुझे बड़ी प्रभावित करती है कि हर जगह जी लेते हैं, चाहे वो रेत के मूंज हो, नदी का किनारा हो सूखा सूखा, या रेल की पटरियों के दोनों तरफ। कहीं न कहीं यहीं से मैंने इस बिंब को लिया और उसमें मैंने फिर तमाम तरह के भारतीय चिंतन को उसमें डाला है। युवक के माध्यम से ये कथानक आगे बढ़ा है। एक युवक जो दिग्भ्रमित होता है और उसको ये प्रतीत होता है कि मैं तो सरकंडे के फूल की तरह उड़ चुका हूँ, उसकी जैसे रुई रुई बन करके उड़ चुका है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उस तरीके की उसकी जो एक भावना थी, उस भावना को समेट करके उसकी नायिका ये कहती है कि नहीं, ये फूल हवा में उड़ते हैं, विस्तृत होते हैं या विस्तरित होते हैं, तो ये इसलिए होते हैं कि इनका और विस्तार हो। तुम कहीं न कहीं विस्तृत हुए हो, ना कि तुम उखड़े हो। जी, बहुत सुंदर। अच्छा, आजकल जो तमाम श्रोता आपको सुन रहे होंगे और जिनकी साहित्य में अभिरुचि है, जी, तो कैसे जुड़े रहें और साहित्य से कैसे उनके जीवन में कुछ अच्छा हो, क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि साहित्य से जुड़े बिना जीवन का परिमार्जन नहीं हो सकता। वाह, क्या बात है। और हम चाहे कितना भी सुबह सुबह कितने भी वीडियो देख लें, वो हमें आत्मा मुझे धोती नहीं है। वो जो गाया, मशीन ने गाया, मशीन चुप हो गया। जब तक हम नहीं गाएंगे तब तक हमारे अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होंगे, वैचारिक परिवर्तन होंगे, बौद्धिक परिवर्तन होंगे, चिंतनीय परिवर्तन होंगे, वो संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं साहित्य से जुड़िए, गेय से जुड़िए, अगेय से जुड़िए, गद्य से जुड़िए, पद्य से जुड़िए, भक्ति साहित्य से जुड़िए, लेकिन जुड़िए। और इसके लिए आवश्यक है कि पुस्तकों से प्यार कीजिए। आदमी तो अब प्यार करने लायक रहा नहीं, पुस्तकें कभी बेवफा नहीं होंगी, पुस्तकों से प्यार कीजिए। वाह वाह वाह। और ये शब्द की पुस्तकें कभी बेवफा नहीं होंगी, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर शुभदा पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो आई और अपने अंतर्मन की खुलकर बातें रखी, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की अपने विचार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण जी, आपने मुझे ये सुअवसर दिया, मैं हृदय से आभारी हूँ। पुनः पुनः प्रणाम। नमस्कार।